प्रज्वलति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनु नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य भगवंत ने बहुत सारे हाइको लिखे हैं। उन हाइको में एक हाइको जो गुरुजी ने सैकड़ों लोगों को अपने मुख से सुनाया, पूरक बनो। आचार्य श्री जी हमेशा सबसे कहते थे। कई हाइको ऐसे होते थे, सुबह बनते थे, कॉपी में नोट होते थे, शाम होते होते एक आध बार मुख से निकलता था और वो गायब हो जाता था। लेकिन आचार्य श्री जी का ये हाइको अपने आप में ऐसा जबरदस्त था। गुरुदेव ने जितने भी बड़े लोग आए, जितने भी गृहस्थ आए, कोई राजनेता आया, कोई भी व्यक्ति आया, कोई संत मिला, कोई भी सामान्य व्यक्ति मिला, कोई पढ़े लिखे स्कूल में कॉलेज में जाकर के कभी उद्बोधन दिया, गुरुजी ने जरूर कहा पूरक बनो। पूरक बनो हाइको मतलब 17 अक्षर की पंक्ति होती है, जिसमें शुरुआत की पहली पंक्ति में से 5 अक्षर होते हैं, बीच में 7 अक्षर होते हैं और फिर अंत की पंक्ति में फिर से 5 अक्षर होते हैं। और 17 अक्षरों की इस पंक्ति में दुनिया के रहस्य रखने की कला जापानियों के पास थी, उसके पहले अपने पास थी। यहाँ से जापान गई, जापान से फिर वापस आई, तो उसका नाम हाइको पड़ गया। हाइकू में आचार्य श्री जी ने पहली पंक्ति में रखा पूरक बनो। वन सिंह से, सिंह वन से बचा। एक दूसरे के पूरक बनो। अगर हम आपसे और आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि एक तरफा सहयोग होता रहेगा, एक तरफा सहयोग कोई कब तक करेगा? हम आपसे जुड़े हैं ना, आप हमसे जुड़े हैं, सहयोग करिए, पूरक बनिए। वन सिंह से, और सिंह वन से बचता है। आचार्य श्री जी के ये शब्द कहकर के गुरुजी हमेशा इस बात को व्याख्यायित करते थे। आचार्य श्री जी के सामने कोई भी राजनेता आया, अमित जी शाह भी आए, नरेंद्र भाई मोदी आए, इसके अलावा कोई और भी बड़े बड़े राजनेता आते, गुरुजी एक शब्द हमेशा कहते, पूरक बनो। पूरक बनना पड़ेगा। अगर हम जिंदा हैं, अगर हम किसी से सहयोग ले रहे हैं, हमसे कुछ जुड़ा हुआ है, तो जुड़े हुए की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमसे जुड़ी हुई चीजें क्या है आप देख लीजिए। आपसे जुड़ा हुआ ये पृथ्वी भी है, आपसे जुड़े हुई ये जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, वनस्पति भी है। आपको लगता है इसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। पैसा देकर के ऑक्सीजन खरीदना कितना महंगा है, ये बात आप लोगों ने कोरोना में समझ ली होगी। कितना महंगा था एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, और पैसा देकर के ऑक्सीजन खरीदना कितना महंगा हो रहा है, ये बात आप दिल्ली और गुड़गांव जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जहां पर जमीन से धुआं उठता है लेकिन वातावरण ऐसा शैक हो गया है कि ऊपर नहीं जाता, वहीं के वहीं रुक जाता है।
तो धुंध और कोहरे दिन के 12 बजे तक दिल्ली का पीछा नहीं छोड़ते। आचार्य श्री जी कहते थे पूरक बनो, तुमसे जुड़ी हुई जो जो चीजें हैं, जो जो वस्तुएं हैं, जो जो व्यक्ति हैं, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, और वो भी प्रेम से, न दया करके न भीख में, प्रेम से रक्षा करनी पड़ेगी। उस वस्तु की सत्ता, उसकी संपत्ति, उसके सौंदर्य को विकसित करने के लिए आपको उसका पूरक बनना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी पूरक बनती है। एक साड़ी के पूरक बनते हैं, आपके नहीं बनते। मेरी साड़ी है, ड्राई क्लीनिंग सेंटर में जा करके उसको साफ सफाई करवावे के 300 रुपये देती हो कि नहीं? देते हैं ना। घर में धो देती उसी डिटर्जेंट से, डिश डिटर्जेंट से दुनिया भर के कपड़े धुलते हैं ना बाबा। इसे हमारी इज्जत है। जब उससे आपकी इज्जत है तो आप उसकी इज्जत के लिए 300 रुपये खर्चा करते हैं। एक जूते की इज्जत बनी रहे तो आप बढ़िया कीवी का शू पॉलिश लेते हैं, जाके रगड़ते हैं, 10 रुपये उसको पॉलिश करने वाले को देते हैं। आप एक दूसरे के पूरक तो बनते हैं ना, लेकिन जल के पूरक नहीं बनते। पंच स्थावर ने जो उपकार इस सृष्टि पर किया है, पंच परमेष्टि भी इतने उपकारी इस सृष्टि पर नहीं निकले। परमात्मा ने भी उतना उपकार नहीं किया जितना उपकार जल ने, अग्नि ने, वायु ने, वनस्पति ने किया, और हमने इसी की क्षमता का दोहन किया। आखिर कोई भी व्यक्ति है, आज नहीं तो कल घुट करके मर जाएगा। पानी भी कब तक जिंदा रहेगा? वो भी एक दिन मर जाएगा। दुनिया में हर जगह जाइए, गंगा का आचमन करना है। दुनिया भर के हिंदू चिल्लाते रहते हैं, जब देखो तब है गंगा मैया की जय। जिसका जयकारा लगाते हैं, जिसके बारे में जय जयकार करते हैं, उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? कानपुर में जाकर के गंगा देखिएगा। कानपुर में जाकर के जब गंगा देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। इतनी दुनिया की चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, इन सारी चमड़े की फैक्ट्रियों का पूरा वेस्टेज मटेरियल उठा करके गंगा के अंदर डाल देते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं पूरक बनो। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गाना तो सुना होगा ना, सुना है कि नहीं? लेकिन वास्तव में गंगा कितनी मैली है, इसको कानपुर के पास जाकर के देखो। कानपुर के पास जाकर के जब तुम गंगा का मैलापन देखोगे ना, गंगा में डुबकी लगाने की भावना मर जाएगी, भावना मर जाएगी। जबकि वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, वनस्पति को देवता बनाने का पीछे का एक लॉजिक था कि इन 5 स्थावरों को भगवान के जैसे वैदिक संप्रदाय ने इसलिए पूजा था कि इनकी मां समझ करके पूजा करेंगे तो इसकी रक्षा होती रहेगी, और रक्षा होती रहेगी तो इसके माध्यम से हमारी रक्षा होती रहेगी। आज आप जल के पूरक बनने के पक्ष पे नहीं है। आज दुनिया भर की इंडस्ट्री का जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है, वो सब का सब आप नाली में बहा करके खत्म करना बहुत अच्छा समझते हैं। 2-4 रिसाइकलिंग प्लांट भी कानपुर में बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वर्ल्ड का जितना भी, देश का जितना भी चमड़ा होता है, उसका 20% प्रोडक्शन कानपुर की चमड़े की फैक्ट्रियों के माध्यम से होता है। उसमें से जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है, गला हुआ रहता है, ऑक्साइड लगाते हैं उसके ऊपर, पूरा जिंक डाल करके उसको साफ करते हैं, क्लोरीन गैस से करते हैं, उठा करके पूरा जितना वेस्टेज मटेरियल, हजारों सैकड़ों वो फैक्ट्रियों का उठा करके गंगा में डाल देते हैं, और गंगा बेचारी तड़पती है। जिस दिन गंगा का पानी मर गया ना, उस दिन जिंदा रहने के आधे संसाधन खत्म हो जाएंगे। नदियों को माँ इसलिए माना गया था कि इसकी माँ के जैसी रक्षा करें। हम हमेशा हंसते हैं, हम कई बार हमको हंसी आती है, जयकारा लगाते हैं, देश का नेता कैसा हो, फलाने चंद के जैसा हो, माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। अरे जिसके नाम का जयकारा लगाते हो उसकी रक्षा करने का बीड़ा भी तो उठाओ भैया, नहीं तो जयकारा लगाना बंद कर दो। जिसके नाम का जयकारा लगाएंगे, उनके नाम की खाएंगे, लेकिन उनके नाम को जिंदा रखने के लिए कुछ नहीं करेंगे। गंगा मैया की जयकारा लगाने वाले अगर गंगा मैया की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो उनके जयकारा लगाने का कोई औचित्य नहीं है।
कानपुर में जाकर के एक बार फैक्ट्रियों का वेस्टेज मटेरियल देखिएगा। हमने कितनी ऐसी नदियां का जितने भी इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, इनको सबसे बेहतरीन लगता है कि प्रोडक्शन को चुपचाप वेस्टेज मटेरियल को नदी में बहा दो, वो धीरे से होकर के आगे चला जाएगा। उसके लिए रिसाइकलिंग प्लांट लगाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ का वेस्टेज मटेरियल रह रहा है, जैसे पूरी दुनिया में कचड़े को कंपोस्ट करने के लिए सूखा अलग होता है, गीला अलग होता है। इंडस्ट्री के लिए क्या होता है? इंडस्ट्री के लिए तो सिर्फ नदी होती है, उठाया पाइप के माध्यम से फोर्स लिया और नदी में बहा दिया। अब नदी की मछली मरती है तो मर जाए, नदी का पानी मरता है तो मर जाए, नदी का मेढक मरता है तो मर जाए, और फिर क्या करेंगे? उनके जितने भी बैक्टीरिया हैं वो घूम फिर करके आखिर आते तो आपके पास ही हैं। हम गंगा का पानी नहीं पीते हैं, आज नहीं तो कल पीना पड़ेगा ना भाई। जिस दिन कानपुर जाएंगे उस दिन कानपुर में किसी चौके में जाऊंगा तो चौके में जाकर के जब वो जल देगा तो कानपुर में सप्लाई तो गंगा के पानी की होती है ना। इलाहाबाद में गंगा मिलती है कि नहीं मिलती? यूपी जाएंगे, इलाहाबाद में जिस दिन खड़े होंगे हस्तिनापुर में, उस दिन तो गंगा का पानी मुंह में आएगा। हमारे मुंह तक भी तो वो चमड़ा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अरे महाराज, उबाल के छान के दिया, बातें ना करो, सही चीज को हकीकत में समझो, पूरक बनो। वन सिंह से सिंह वन से बचा। शेर जंगलों में सुरक्षित रहता है और जंगल शेर के कारण सुरक्षित रहते हैं। पता चल जाए कि टाइगर जोन है तो कुल्हाड़ी लेकर के काटने वाला जो लकड़हारा होता है ना, उसकी भी अंदर से धुक धुक होती है। 5 किलोमीटर की डाइस एरिया में अगर कहीं पर भी शेर ने एक दहाड़ मारी है तो उसका वाइब्रेशन 5 किलोमीटर के रहने वाले हर प्राणी के अंदर घनघना के होता है। इतनी तेज उसकी गुर्राहट रहती है। रात के अंधेरे में अगर मान लो एक बार भी उसने चिल्लाया है तो 12 किलोमीटर तक के लोगों को उसकी दहाड़ सुनाई देती है। उसके चक्कर में पेड़ बचे रहते हैं और पेड़ों के चक्कर में शेर बचे रहते हैं। पूरक बनो। आप सब भी पूरक बनने की कोशिश करिए, क्योंकि जमाना आ गया है। आपकी मौत आपके सामने कभी भी आकर के खड़ी हो सकती है। अगर हम पूरक बनने की कोशिश नहीं करते हैं तो हम छतरपुर में थे, हमको छतरपुर में ही छतरपुर शहर के अंदर एक शेर घुस गया। उससे पूछा क्यों घुस गया भाई, छतरपुर में शेर शहर के अंदर क्यों आया? उसको छतरपुर में घूमना था क्या, किसी शॉपिंग मॉल में जाना था? बोले नहीं, शेर का जो जंगल था वो छतरपुरियों ने मिलकर के काट दिया। वहां पर लकड़ी के इतने अच्छे काम होते हैं, सागौन निकलती है और सागौन के अच्छे काम होते हैं। धीरे धीरे जंगल कटने लगे, कंक्रीट के जंगल आगे आगे बढ़ने लगे। जितने भी एग्रीकल्चर की जमीन थी उसको टीएमसी से लेकर के आपने टाउन कंट्री में लेकर के आ गए। वहां पे जमीनें बिल्डिंगें खड़ी करी। शेर के घूमने का एरिया खत्म होता चला गया। शेर शहर के अंदर घुस गया। कभी सुनने में आता है तेंदुआ शहर के अंदर घुस गया, कभी भालू घुस गया, कभी लकड़बग्घा घुस गया है। एक आध दिन आकर के घर में रहने लगेगा, फिर रह लेना उसके साथ। तो क्या करें महाराज? पूरक बनो। सबसे पहले जल के पूरक बनो। प्रकृति जो ऊपर से दे रही है ये भी जिंदगी भर नहीं देगी। क्लाइमेट चेंजेस इतने ज़्यादा तरीके से हो रहे हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बंधु, इस क्लाइमेट चेंज के चक्कर में हर साल बारिश का परसेंटेज गिर रहा है। सिंगापुर जैसे शहरों में जाकर के देखिएगा, जहां पर पीने का पानी टैंकरों से, रेलों से बुलाया जाता है और वहां बारिश नहीं होती। सिंगापुर की खासियत देखिए, ऊपर बादल आते हैं, इकट्ठे होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, पानी नहीं बरसता, पीने का पानी नहीं। तो क्या ट्रेन से दूसरी कंट्री से पानी सिंगापुर में सप्लाई होता है। बिल्कुल मीठा पानी मिलेगा, 24 आवर्स मिलेगा। वही पानी जो पीने का पानी मिलेगा, वही पानी आपको बाथरूम में भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, आपके घर का पूरा वेस्टेज मटेरियल उठा करके वो वापस रिसाइकलिंग करके और फिर आपकी नाली व पानियों में फिर दे देते हैं। हमने जिस पानी से जंगल गए वो पानी बह करके नाली में गया। नाली का पानी रिसाइकलिंग करके
उन्होंने कपड़े धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, कार वॉशिंग के लिए और जितने मटेरियल हैं उनके लिए वापस प्रोड्यूस करा दिया। क्यों? हमारे पास पानी नहीं है। जिस दिन तुम्हारे पास भी पानी नहीं होगा, उस दिन राजस्थान में जब भयानक अकाल पड़ा था ना, लोग कैसे नहाते थे बताओ? नीचे कोपर रखते थे, ऊपर से नहाते थे, फिर वो पानी जो इकट्ठा होता था उसी पानी से उठा करके एक बार और नहा लेते थे, फिर एक बार तीसरी बार नहा करके जब वो पानी पूरा गंदा हो जाता था, उसके बाद एक थाली पानी में लोगों ने नहाया है। आज मौका है पूरक बनने का। जगवार कंपनी के जब बड़े बड़े शॉवर आपको दिखाई देते हैं तो मन के अंदर एक गुदगुदी उठती है। अपने घर में भी एक होना चाहिए। एक शॉवर बड़ा वाला होगा, उसमें कम से कम 300 पॉइंट होंगे लीकेज के। उन 300 के 300 पॉइंट से जब 5 फीट ऊपर से धारा गिरेगी तब दिल को चिल और कूल कूल लगेगा। और जिस दिन वो धारा ही नहीं गिरेगी, जिस दिन पता चला कि आपके सीवर प्लांट के पानी को रिसाइकलिंग करके आपके नहाने के पानी में कन्वर्ट करके दिया गया है, उस दिन उस पानी से नहाओगे तो फीलिंग कैसी आएगी बताओ? कैसी आएगी? आएगी? कोई फीलिंग नहीं आएगी। लगेगा जमाना ऐसे ही हो गया है। 2 प्रकार के पानी बिकेंगे। अभी जैसे आपके घर के अंदर जो है गैस की पाइपलाइन चलती है, मैं जिस मांगलिक भवन में रहता हूँ तो सामने मकान में देखता हूँ एक पीले कलर की गैस की पाइपलाइन गई है छत तक। ऐसे ही आगे चल करके 2 पाइपलाइंस और आएंगी। एक पीने के पानी की पाइपलाइन आएगी, एक नहाने के पानी की भी पाइपलाइन मिलेगी और घर घर मिलेगी। पीने के पानी से आप सिर्फ उतना ही पी सकते हैं जितना आप पी सकते हैं। नहाने का पानी क्या होगा? नहाने का पानी होगा आपकी उसी वेस्टेज मटेरियल को रिसाइकलिंग करके प्लांट बनाने पड़ेंगे ना, आज नहीं तो कल। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों बढ़ रही है और हम बिल्कुल सोए हुए हैं, गाड़ी खड़ी करने का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम गैरेज बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन पानी के पूरक बनने के लिए हम एक वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट अपने घर के अंदर नहीं लगाते। छत में पानी आता है, वो नीचे होकर के नाली से होता हुआ, कंक्रीट से बहता हुआ बाहर निकल जाता है। उससे वाटर लेवल बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ता है। आपका जो घर होगा, घर में छत होगी, छत से पानी कनेक्ट करके आपको सिर्फ जमीन में उतारना था, आपने कंक्रीट की रोड पर उतार दिया। पानी नाली से बह करके बाहर निकल गया, नदियों से होता हुआ, नालियां होती हुई समुद्र पे निकल गया। आप सूखे के सूखे हो गए। आपसे 25 साल पहले मुझे लोग बताएं कि जिस गांव में, जिस शहर में आप रहते थे, उधर पे बोरिंग पे वाटर लेवल क्या था? 33 फुट पे, 35 फुट पे, 38 फुट पे, 40 फुट पे पानी मिलता था। आज 400 फुट में 1 इंच पानी नहीं है। आखिर नीचे जो समुद्र था, जिस समुद्र के मत्थे तुम लोग घर का जीवन जीते थे, वो गया ना 400 फुट नीचे। कल को पता चलेगा कि इस जमीन में पानी ही नहीं है। जैसे 70%, 73% एरिया जो है समुद्र से ढका हुआ है धरती का, ऐसे ही धरती के नीचे भी पानी लगातार बहता रहता है। लेकिन उस बहते हुए पानी का जो वाटर लेवल है वो जैसे जैसे 400 फुट नीचे चला गया। अब 400 फुट नीचे से जब हम पानी खींचेंगे तो 400 फुट नीचे होने वाली ऑक्सीजन की कमी के कारण जो दूसरे तरीके की गैसें हैं, उन गैसों से उस पानी के मिश्रण के साथ जो पानी ऊपर आएगा, क्या उससे विशेष प्रकार की कोई दूसरी बीमारी नहीं होगी? ऐसा आप सोचते हैं? क्या कर सकते हैं महाराज श्री? पूरक तो बनना पड़ेगा ना। पंच परमेष्टि की बातें करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आज पंचम काल है, लेकिन पंच स्थावर की रक्षा करने से लिए मोक्ष तक पहुंचने वाली दूसरी व्यवस्थाएं जरूर मिलेंगी। आचार्य श्री जी का उद्बोधन है, हर आदमी को, हर बड़े आदमी को गुरु जी ने कहा पूरक बनो। जल का पूरक बनो। गाड़ी खड़ी करने की जगह है, गार्डन लगाने की जगह है, कुत्ता पालने की जगह है, आपके बच्चों की साइकिल खड़ी करने की जगह है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप इतने बड़े संपन्न होने के बाद, आपके घर के ऊपर इतनी बड़ी छत होने के बावजूद, आपने वाटर हार्वेस्टिंग का एक भी प्लांट अपने घर के अंदर नहीं लगाया। कुछ ज्यादा करना ही नहीं था ना। उसको नीचे पानी को गड्ढे तक उतारते,
गड्ढे तक उतारने के बाद उसमें थोड़े से कोयले के टुकड़े रख देते, थोड़ी सी उसमें रेत नीचे चली जाती, नीचे ईंट का टुकड़ा होता, बस पानी उसमें उतरता और उतरते उतरते हर घर से बारिश का पानी धरती पर उतरता। 400 फीट का वाटर लेवल जो है वो उठ करके वापस 40 फीट पर आकर के खड़ा हो जाता। लेकिन खरबों रुपए का पानी बहता है, हमें उसकी चिंता नहीं है। रामतेली गंगा कानपुर में जितनी मैली होती है उतनी दुनिया में कहीं मैली नहीं होती। राम से पूछो कि गंगा बचाने के लिए तुम खुद आओगे कि तुम्हारी ये बंदर जो ये पूरी धरती पर घूम रहे हैं ये बचाएंगे? राम से पूछना पड़ेगा हमको। हम पूछें, जिस दिन मंदिर जाएंगे उस दिन पूछेंगे राम से कि रामचंद्र जी बताइए, आप भगवान आप बोलिए कि धरती में राम की गंगा को बचाने के लिए राम को उतरना पड़ेगा कि राम की सेना की जो बांदर यहां पर घूम रहे हैं 70 करोड़, ये बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? अगर ये नहीं बचाएंगे तो फिर गंगा बचाने के लिए राम को नीचे उतारना पड़ेगा। रामचंद्र जी के साथ साथ फिर कृष्ण की गैया को बचाने के लिए भी एक बार कृष्ण का फिर से आवाहन करना पड़ेगा, तुम वापिस नीचे आओ। ये पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे इन्होंने तुम्हारी गैया के साथ जबरदस्त धोखा किया। सारे हिंदुओं ने गाय के साथ इतना जबरदस्त धोखा किया, पूजा करी गाय की और दूध पिया भैंस का। यमराज का वाहन है भैंस, दूध चाहिए भैंस का, पूजा करेंगे गाय की। बेचारी गाय वो चिल्लाती रही, कभी कृष्ण की मैं प्रिय थी। वो गाय बोलती रही कि किसी दिन ऐसा एक वक्त था कृष्ण जब तक मुझे नहीं देख लेते थे, छू नहीं लेते थे, तब तक वो खाते पीते नहीं थे और कृष्ण को मैंने पाला है। आज उसी के बीफ की स्लॉटिंग करके और बिल्कुल संपन्न सरकार 25-25 लाख टन विदेशों में सप्लाई कर देती है, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े पोर्ट के कंटेनर्स से उठ करके स्लॉटिंग करके प्रॉपर इतने आधुनिक कत्ल खाने बनाए हैं कि उसमें कृष्ण की गैया प्रॉपर डिब्बा पैक होकर के जाती है और डिब्बा पैक होकर के जाती है। और विदेशों के लोग जहां पर कृष्ण की गैया को जानवर के अलावा कुछ नहीं कहते, वो इंडियंस काउस का जितना भी मांस है बड़े शौक के साथ खाना पसंद करते हैं। हम उसमें सहयोग कर देते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करने में सहयोग कर देते हैं, स्लॉटिंग में सहयोग कर देते हैं, जमीन देने में सहयोग कर देते हैं, मकान बनाने के लिए सब्सिडी दे देते हैं, स्लॉटर हाउस बनाने की सब्सिडियां मिलती हैं। बंधुओं सोचिए आप, होनी चाहिए थी, ऐसा लगता था कि इसकी जरूरत थी। यहां पर दुनिया भर का आदमी इकोनॉमिक पनीर खा रहा है, सोयाबीन के तेल से, रिफाइंड ऑयल से, सरसों, उससे दुनिया भर की चीजों से बना करके आप आर्टिफिशियल पनीर सब्जी मंडी में जाकर के देखिएगा 250 रुपए 200 रुपए किलो बिकना शुरू हो गया है। हम पनीर नकली खा रहे हैं और असली गाय को बेच करके और उससे पैसा लेकर के अपनी इकोनॉमी स्टैंड करना चाहते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं पूरक बनो, गाय का जयकारा लगाते हो ना, रक्षा करो, इतिहास माफ नहीं करेगा। पानी के बारे में उसका आचमन करते हो, पूजते हो, जल चढ़ाते हो तो जल की रक्षा करो। वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्लांट अगर हमने अपने बनने वाले इतने अच्छे मकान में थोड़ा सा लगा दिया होता, तुम्हारे कितने पैसे खर्चा हो गए होते? तुम्हारा बिगड़ क्या रहा था? तुमने आखिर ऊपर से पाइपलाइन निकाल करके नाली में डाला ना, छत का पानी नाली में ना उतार करके नाली से 1.5 फुट पीछे एक छोटा सा गड्ढा करके उस गड्ढे में उतार दिया होता, पानी नीचे जा करके जमीनों में समाता रहता, वाटर लेवल बना रहता, खेतियां अच्छी होती रहती, तुमको पानी अच्छा मिलने को मिलता। लेकिन हम पूरक नहीं बने। हम सहयोग चाहते हैं लेकिन सहयोग देना नहीं चाहते। सहयोग तो बहुत अच्छा चाहते हैं। हमारे घर के अंदर पानी नहीं आएगा, हम नगर पालिका में फोन लगा करके पूरा टैंकर बुलवा लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है, और उसमें घर मोहल्ले भर में किसी को अपनी मोटर भी लगाने नहीं देंगे। भैया हमने 500 दे हैं, पहले हमारे घर की टंकी भरेगी। कब तक तुमको पानी मिलेगा? नगर पालिका कब तक पानी देगी? नगर पालिका भी तो नीचे से निकालती है। वो जिस दिन नगर पालिका ने कह दिया भैया पानी नहीं है, अपनी अपनी व्यवस्था कर लेना, और पेट्रोल की जैसे कभी पानी का पंप हो गया तो फिर क्या करेंगे? सोचिए ना, कभी कल्पना करके देखिएगा। लोग कहते हैं ना, तीसरा विश्व युद्ध जो है संपत्ति और सत्ता के चक्कर में नहीं होगा, तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ होगा तो सिर्फ पानी के चक्कर में होगा, कि इस देश में पानी ज्यादा है, इस देश में पानी नहीं है, क्योंकि बिन पानी सब सून। लेकिन हम जल के प्रयोग करते हैं, बेहिसाब प्रयोग करते हैं, सावर लगा करके पूरा पूरा साफ सुथरा पानी आज मिल रहा है, हो सकता है तुम्हारी पर्याय निकल जाएगी,
लेकिन अगली पर्याय की कोई चिंता नहीं होती अपन को क्या? हमारे पिता की संपत्ति हम लेकर के पैदा हुए थे ना, तुम लोग तो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए होगे, तुम्हारे बाप ने मेहनत करी होगी, दूसरे घर में नौकरी करी होगी, उनने बड़ी गरीबी से तुमको पाला, तुम अमीर हो गए तो तुमने जैगवार का नल लगवा लिया, तुमने ऊपर एक शावर लगवा लिया, तुमने बड़ा अच्छा बाथरूम बना लिया। क्या करना है उस बाथरूम बनवा तो लिया है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, बहुत अच्छा करना है। उसमें प्रॉपर ब्राउन टेप होता है ना, उस ब्राउन टेप से सारे छेद बंद कर दो, 2-3 छेद खोल लो, बस हो गया। 3 छेद से भी पानी टपकेगा ना तो तुम व्यवस्थित नहा लोगे। लेकिन उसमें से 360 जो छेद हैं, 280 छेद वाला लगे, 180 छेद वाला लगे, लगवा तो लिए ही है तुमने, अब तुम निकालोगे तो नहीं, तुम्हारे स्टेटस का प्रॉब्लम है। उसमें टेप चिपका दो ना भाई, थोड़ा सा टेप चिपका दो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बोले क्या? ये हमारे गुरु की सीख थी, हमको पूरक बनना था जल का, हम शावर के बिना रह ना पा रहे थे, लगवा तो लिया था, बाद में चेतना जगी तो हमने शावर पे टेप लगा दिया। जो मग्गे होते हैं घर के अंदर ना, बाथरूम के, जब बाजार में खरीदने जाते हो तो कैसा मग्गा खरीदते हैं बताओ? अच्छा बड़ा देना भैया, ऊंची कंपनी के देना, येटी का माल दो, 1 नंबर चीज होनी चाहिए। उठा करके बड़ा मग्गा लेकर के आए। घर के अंदर पिताजी सिखाते थे, बाथरूम की बाल्टी छोटी होती है और मग्गा छोटा होता है। छोटी बाल्टी छोटा मग्गा, क्यों? छोटी बाल्टी होगी, छोटा मग्गा रखा होगा, तुम 4 मग्गा डालोगे, तुमको लगेगा हमने पूरा डाल दिया। अब तुमने 1.5 लीटर का मग्गा प्लास्टिक का बड़ा वाला लिया, अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, गम गमा करके, ओम गम गणपते नमः, तुमने डाली। अब तुम्हारे 2 बाल्टा पानी से तुम नहाते हो। तुमने कभी साधु का जीवन देखा है? 1 कमंडल पानी में से भी 70%, कभी कभी तो 80% पानी बच जाता है। 1.25 लीटर पानी भी बहुत पड़ता है पूरा दिन गुजारने के लिए, उसकी भी कम जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप चेक करते हैं अपनी सीट से बाहर जाने के लिए अपने शौच को, उस वक्त 9 लीटर पानी एक साथ निकल जाता है। इन सब चीजों में आज आप सोचिएगा, 140 करोड़ की जनता है और 140 करोड़ की जनता जल का पूरक नहीं बनना चाहती। उसकी पूजा करती है लेकिन उसकी रक्षा नहीं करती। कैसा देश है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी, टका शेर खाजा, सब खाए जाओ, जो होगा तो देखा जाएगा। लैंड स्लाइडिंग के लिए पानी कहां से आता है? पर्वत से आता है ना। पर्वत के बिना पानी नहीं होता बंधुओं, ध्यान रखिएगा। नदियां कभी भी सामान्य खेत से निकल करके तुम्हारे घर में नहीं आती हैं, उनके लिए पर्वत चाहिए। पिछले साल देखा होगा, जोशीमठ पूरा का पूरा ढह गया। जोशीमठ में एक आदमी नहीं बचा, जगह शहर ही नहीं बचा, पूरा गांव का गांव लैंड स्लाइडिंग हुई और नीचे से नीचे चली गई। हम ऐसी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं कि हम दुनिया में पंच स्थावर का जितना जबरदस्त दोहन कर सकते हैं करते हैं। आप गले में गोल्ड पहनते हैं ना, आपको अच्छा लगता होगा। कहां से निकलता है? कौन से पेड़ से निकलता है गोल्ड? बताना थोड़ा सा, कौन से पेड़ से, कहां से निकल, क्या क्या विचार है आपका कि ऊपर की धरती में मिट्टी हटा देते हैं गोल्ड निकल आता है? ऐसा नहीं होता। 3-3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है जमीन में। जमीन में 3-3 किलोमीटर सोने की खदानों में नीचे जाना पड़ता है। ये जो तुम गोल्ड गले के ऊपर पहने हो ना, इसको निकालते वक्त हो सकता है 80 आदमियों की मौत हो गई हो सकता है कोई कार्बन डाइऑक्साइड के चक्कर में गुदम घुट करके कोई मर गया हो, किसी को नाइट्रोजन गैस मिल गई हो तो मर गया हो। गले के ऊपर पहनने वाला जो गोल्ड होता है, सैकड़ों मनुष्यों की हत्याओं का खून लेकर के तुम्हारे गले में सजता है। इस बात को ध्यान रखना इस बात को। बहुत शौक है ना गोल्ड पहनने का। जब जैसे चमड़े का एक बेल्ट पहनते हैं घड़ी के ऊपर, तो उसमें दिखता है कि इसमें गैया मरी होगी। ऐसे जब गोल्ड को छूना ना, ठोस है वो। लेकिन गोल्ड के कलेक्शन करने वाले लोग इस बात को समझ लें कि खदानों से मशीनें नहीं निकालती, इंसान निकालते हैं। कई बार बाल शोषण होता है, छोटी उम्र के बच्चे नीचे गोल्ड की खदान में जाते हैं, निकालते वक्त खदान धंसती है, वहीं पे मर जाते हैं। और जब उस खदानों में अचानक पानी भरता है तो बचाने के लिए न सरकार आती है न कोई सिस्टम काम आता है, सिर्फ मुआवजा मिलता है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत 5 लाख रुपए, बहुत तेज धक्का मारोगे तो 10 लाख रुपए दे देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। गले में पीला चमचमाता हुआ गोल्ड में किसी का खून भी मिला है, इस बात को याद रखिएगा।
चाहे पैर की चांदी हो, चाहे गले का गोल्ड। लेकिन हमारे यहाँ इसको आकर्षण है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके यथार्थ को भी देखिएगा। इतना कंजम्पशन है गोल्ड को लेकर के, जितना कॉन्शियस भारत के लोग हैं पूरे विश्व में कोई नहीं है। दुनिया के लोग इतना गोल्ड नहीं पहनते। हमारे यहाँ कलेक्शन करने की आदत है, थोड़ा सा भी है ना, इतना सा भी है भैया 5 ग्राम दे दो, 3 ग्राम दे दो, वो घर में दुकान में जाकर के उसके यहाँ से 2 ग्राम गोल्ड लेकर के चले आएंगे। लेकिन कलेक्शन हम गोल्ड का करेंगे, करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा वो जो पीला दिखने वाला गोल्ड है उसके अंदर किसी का खून भी बहा हुआ है। और जब 3-3 किलोमीटर नीचे तक जाकर के धरती खुदती है, उसके ढेर निकाले जाते हैं, नया पहाड़ बनाया जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, तो गड्ढे को फिलअप काहे से करते हैं? कभी देखा है क्या? देखा है? कुछ नहीं देखा ना, कुछ नहीं देखा। नीचे घुसोगे और जब पानी का, बारिश का पानी उसी में उतारा जाएगा तो किलोमीटरों में एक नया समुद्र जैसा तैयार होता है। नीचे की प्लेट्स हिलती हैं, नीचे की प्लेट्स हिलती हैं, लगातार उसमें पानी भरा रहता है, सीपेज पॉइंट अंदर बनते हैं, फिर जाकर के अर्थक्वेक आता है, हिलती है धरती ऐसी बड़बड़ा करके। फिर क्या होता है? भुज में बिल्डिंगें गिरती हैं पूरे के पूरे। आप जाकर के सूरत का पूरा माहौल देखिएगा, लातूर देखिएगा, जब भड़बड़ा के गिरी तो पता नहीं चला। और उसमें भी सोचिए, दिन के उजाले में गिरी तो बच गए, रात के अंधेरे में जब भूकंप आता है ना, बचने का कोई चांस नहीं रहता। छाती पर सीधे रॉड गिरती है ऊपर की, यही धक्का लगता है, आदमी यहीं के ऊपर सटक लेता है। लेकिन हम पूरक नहीं बनना चाहते, हम धरती का पूरक नहीं बनना चाहते, हम जल के पूरक नहीं बनना चाहते। जल चाहते हैं, पीना चाहते हैं बहुत अच्छे से। बिस्लरी का पानी जो खरीदने की हमको आदत पड़ गई है ना, ये बिस्लरी का पानी बता रहा था, जहां पहले क्या शुद्धता रहती थी। ट्रेन से जाते थे, हमको याद रहता था, घर से बैठे चंदिया में एक सुराही खरीदनी है। सुराही खरीदने के बाद वहीं पर सरकार ने, चंदिया की सुराही बिकती थी, प्रसिद्ध थी हमारे यहाँ की, चंदिया की सुराही खरीदी 5 रुपए की, तो सरकार ने स्टेशन पे 2 हैंडपंप खुदवा दिए थे। अब फिर उसी हैंडपंप में मम्मी के हाथ से रुमाल लिया, रुमाल नहीं वो छन्ना ही रहता था, रुमाल तो अलग रहता था, छन्ना अलग रहता था। रुमाल लिया, वहां जाकर के छन्ना धोया, लगाया, चंदिया की सुराही भर ली, आधी भरी, खलखला के साफ करी, पूरी मिट्टी उतारी, दोबारा भर ली। और 3 घंटे बाद जब चंदिया की सुराही ठंडाती थी तो ठंडे पानी पीने का एक अपना मजा था। कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते थे, सिर्फ 5 रुपए की सुराही खरीदनी पड़ती थी। आजकल सुराही रेस्टोरेंट और सुराही बार में जाते हैं लोग, लेकिन सुराही की कीमत नहीं पता। सुराही खरीदते थे, पानी भरते थे, आराम से पानी पीते थे, खुश हो जाते थे। और नानी के यहाँ जाते थे तो सुराही छोड़ आते थे, क्योंकि वो लोग आकर के वहां से सुराही नहीं खरीद सकते। उनको बड़ा अच्छी फीलिंग होती थी, हमारा नाती हमारे ने सुराही लेके आओ, तुम 2 धर लो, 15 रुपये की तो आता ही है, लेकिन उनके बदले में नानी से 100 लेके भी आते थे। तुम भी हमको दो, हमने तुम्हें सुराही दी, वो भी रोते रोते देती थी। पूरक बनो एक दूसरे का, एक दूसरे की चिंता करो, जिसका सहयोग लेते हो बस उसकी चिंता करो कि इसके पूरक बनेंगे। जल का सहयोग लेते हो ना, घर के अंदर चाहिए पड़ता है ना, कितनी बड़ी बड़ी टंकियां लगा के रखी हैं, 1000 लीटर की 3 रखी हैं, 500 लीटर की अलग रखी है, 200 लीटर की अलग रखी है। एक एक घर में 4-4 पानी की टंकियां रखी हैं और दिन में 2 बार भरते हो। तो सोचो, एक घर के अंदर मान लीजिए रोज 4000 लीटर पानी का उपयोग होता है, 3000 लीटर का पानी का उपयोग होता है। तो ऐसे मोहल्ले में 20 घर हैं, 50 घर हैं या 100 घर हैं, कितना प्रयोग करते होंगे? 3000 लीटर पानी रोज यूज करते हो, इसमें से कभी बचाने की कोशिश भी करते हो कि नहीं करते? कहां से आएगा? एक समय के बाद तुमने तो देख लिया बहुत अच्छा हरा भरा, तुम्हारी औलादें क्या देखेंगी? उनको पानी मिलेगा नहीं, फिर वो क्या करेंगी? वो टॉयलेट वाले पानी को रिसाइकलिंग करके, पता नहीं कौन ने नहा हुई है, उनको पानी गाओ स्टोर पे, उसकी रिसाइकलिंग हो गई। अरे महाराज, वो तो शुद्ध है। हमने तो सुनी है अंतरिक्ष में जाने के बाद उनमें बैठ करके अपनी लवशंका पी करके काम चलाने पड़ा था। अब ऐसे दिन धरती पर क्यों लाना चाहते हैं हम? ऐसा समय हम क्यों चाहते हैं कि हमारी धरती में भी इसी तरीके की स्थिति बन जाए जैसी अंतरिक्ष में है? उसके लिए कहीं पर भी, जो आप ऑफलाइन सुन रहे हैं वो भी और ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी, इस बात को देखिएगा
कि आपके इतने महल जैसे घर में वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्लांट नहीं लगाया आपने। इंजीनियर के दिमाग में ही नहीं आई होगी बात कि इतने बड़े सेठ के घर में एक वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट भी लगा देते हैं। नहीं आई होगी ना? बोलो हाँ। आई क्या तुम्हारे घर के अंदर लगा है? कितने लोगों के घर में वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट लगे? देखियो भैया तनक, हाथ उठाओ, फोटो खींचो इनकी। कुल मिला के 10, 12, 14, 15 बैठे हैं 515 लोगों के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगा है। उसके बाद जल की चिंता नहीं है। कहां से आएगा पानी? नल वाले देंगे, पीएचई वाला देगा। उसने मीटर लगा दिए हैं, पैसे लेने की ताकत उसकी 3 गुनी हो गई है। एक दिन बोलेगा आज मीटर लगा करके भाई साहब पैसा दे रहा है, कल को बोलेगा इतने लीटर ही एवरीडे मिलेगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो जय जिनेंद्र। फिर क्या करेंगे? अब भैया जो मिल रहा सो मिल रहा महाराज, आज से काय चिता रहे। जब भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करते हो तो भविष्य के लिए जल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? धरती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? तिलक नगर के मंदिर जी के सामने सब्जियों का मार्केट है, इंदौर की बात कर रहा हूं, आके कभी देखिएगा। एक भी ठेले पर एक भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई सब्जी दिखाई नहीं देती। हाइब्रिड के बड़े बड़े सीताफल दिखते हैं, नीली, लाल, पीली, हरी कलर की शिमला मिर्ची दिखती है, वो भी हाइब्रिड वाली दिखती है। टमाटर बिल्कुल लाल दिखते हैं एक साइज के, वो भी हाइब्रिड वाले दिखते हैं। पालक बिल्कुल फ्रेश दिखती है, वो भी हाइब्रिड वाली। नींबू दिखता है इतना बड़ा बड़ा, वो भी हाइब्रिड वाला। करेला दिखता है अच्छे बड़े साफ सुथरे, रोज निकलता हूं तो सब देख के निकलता हूं, वो भी हाइब्रिड वाले। मिर्ची देखी शानदार, वो भी हाइब्रिड की मिर्ची देखने में आती है। एक भी सब्जी तिलक नगर जैन मंदिर के सामने ठेले जो लगते हैं उसमें एक भी सब्जी ऐसी नहीं है जो प्राकृतिक रूप से पैदा की गई है। ककड़ी है, अच्छी है, सॉफ्ट है, हाइब्रिड है। जाम फल है, अच्छे बड़े बड़े हैं, हाइब्रिड है, मीठे हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन दाने के नीचे कितनी इल्लियां हो रही हैं इसको देखने वाला कोई नहीं है। सड़ भी उतनी स्पीड से रहे हैं जितनी स्पीड से वो डेवलप हो रहे हैं। गुरु जी के शब्द हैं बंधुओं, आप सबके लिए और हमारे लिए दे गए थे। जिसका सहयोग लेते हो उसके तो पूरक बनो। जल का सहयोग लेते हो ना, वो तुमसे कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब है कि तुमको उसकी संवेदनशीलता दिखाई नहीं देती। जिस दिन पानी मर गया गंगा का, जमुना का, नर्मदा का मर गया जिस दिन पानी, आज तो जिंदा है, कल को पानी मर गया तो क्या होगा? सोचो जितना गहरा नाला 20 शहर से गुजरता है, उसी नाले के पानी को मान लो स्टोरेज करने के लिए कभी कोई जीवन शैली बनानी पड़ी, कैसे जिएंगे हम? कैसे जिएंगे? पूरी दुनिया के लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए। अगर आप देवशास्त्र गुरु के अनुयायी हैं, सिर्फ देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा मत करिए, आचार्यों के उस महान सिद्धांतों को सुनने समझ करके अपने जीवन को यूनिक लाइफस्टाइल को लाने की भी कोशिश करिए। आचार्यों ने शावकाचार का ग्रंथ लिखा इसलिए नहीं कि तुम इंसान से भगवान बन सको, इसलिए कि तुम्हारी इंसानियत बनी रहे। इंसानियत बनी रहे इसलिए शावकाचार का ग्रंथ लिखा। उसमें जल की, अग्नि की, वायु की, प्रकृति की रक्षा हो सके, इसलिए जैन शासन में अनर्थ दंड का एक व्रत रखा। बिना फालतू में किसी भी चीज के कोई भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। धरती भी फालतू में नहीं खोदेंगे, पानी फालतू में नहीं फेंकेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम तो बड़े घर के लोग हैं, हमारे पापा के पास तो बहुत पैसा है, हमारे घर में दिक्कत नहीं है, पड़ोसी घर में हो सकती है हो जाए। जो पड़ोसी के घर में दिक्कत है उसी वो दिक्कत आपके घर में भी आने वाली है। अमीरों के और पड़ोसियों के, गरीबों के सांस लेने के तरीके एक ही हैं और हवा भी एक ही है। जिस शहर में आप रहते हैं उसी शहर में साइड से लगा हुआ एरिया है 60 किलोमीटर डाइस एरिया में पीथमपुर। दुनिया भर की सारे इंडस्ट्रिस्ट वहां पर अपनी एक फैक्ट्री जरूर लगाना चाहते हैं। पीथमपुर में फैक्ट्री लग गई, हमने मतलब बहुत बड़ा तीर मार लिया। उसका जो प्रोडक्शन होता है, आपसे सिर्फ 50 किलोमीटर दूर में जो धुआं छूटता है बड़ी बड़ी चिमनियों से और जो बहता है, उसकी जहर क्या आपके शहर के अंदर नहीं आता? आता है। एक बार उल्टी हवा चल जाए तो वो जहर का धुआं जब कॉलोनियों में घुसता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। अमोनियम और ऑक्साइड जब
हवा में जाकर के ऊपर गिरते हैं ना, मीथेन जब ऊपर से निकलती है और जब लोगों के बीच में फैलती है, जब क्लोरीन लोगों के बीच में फैलती है, आंखों में एक विशेष प्रकार की जलन होती है। ऐसा देखा है, गंजेड़ी टाइप के आंख के नीचे का जो ये पोर्शन होता है ना, जैसे गांजा पीने के बाद मोटा हो जाता है, अब लोगों का धीरे धीरे करके मोटा होने लगा, ऐसे हो गए चीनी टाइप के। कहा भैया क्या चल रहा हो? कछु नहीं यार, हम कछु करत नहीं है, लेकिन आंख में जलन बहुत हो रही है। वो धुएं का कमाल है, वो धुएं के कमाल से, उसके लिए कुछ नहीं है। सब गंजेड़ी टाइप के दिखते हैं, मोटी मोटी आंख वाले। हम तो पहले पहचान जाते थे गांजा पीता था कि नहीं पीता था। हम 3-4 बार तो धोखा खा गए। अच्छे शरीफ इंसान से पूछे, क्यों रे गांजा पीता है क्या? बोले महाराज जी कैसी बात करते हैं, हमने तो आज तक देखा तक नहीं है, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों है? बोलते महाराज जी हमारे बगल से कपड़े को वॉशिंग करने की एक फैक्ट्री है, उसके धुएं के चक्कर में आंखें मोटी होने लगी। तब ये फूली फूली सी दिखती हैं, अलग सा अच्छा जलवा दिखता है तुम लोग का। बड़े घर के दिखते हो, बड़े घर के नहीं दिखते, सड़े घर के दिखते हो। बड़े घर के तो अलग दिखते हैं हमारे जैसे, तुम लोग सब सड़े घर के दिखते हो। सड़े घर के क्या भैया? बड़े घर में और सड़े घर में क्या है? बड़े घर का सोच समझ के उठता है, सोच समझ के बैठता है, सही टाइम पे सोता है, सही टाइम पे उठता है, अच्छे लोगों से मिलता है, साफ सुथरा खाता है, अच्छे लोगों के बीच में वार्तालाप करता है, मंदिर जाता है। ये सब बड़े घर के लोगों की खासियत है। सड़े घर के लोग सुबह बिना नहाए धोए बे पोहा खाएं, चाय पी हैं, दुनिया भर के सटकर्म करें। अभी ठंडी आ गई, यही तुम लोग सड़े घर के लोग 4 दिन में तो 1 दिन नहाओगे, हमको सब पता है तुम्हारे बारे में। 3 दिन बाद नहाओगे, 4 दिन बाद नहाओगे। वे घर के जवान मोड़ा 18, 17, 16 साल के बे साथ में सोते वक्त जूता से मोजा नहीं उतारेंगे, और सुबह सो के उठेंगे तो बे जूता में फिर अपना पैर घुसाएंगे और जाकर के सीट में बैठ करके फ्रेश होकर के आएंगे और मम्मी से डाइनिंग टेबल में बोलेंगे, सुनो खाने को दे दो, चिक नहा लो। नहा लेंगे, परसों ही तो नहाया था, क्या क्या जरूरत है नहाने की? ये सड़े घर के लोग, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत अपडेट हो गई है। बोले क्या महाराज जी इतनी ठंडी पड़ रही है, नहाने वहाने से क्या होता है? सही बात है, बगल में गंगा थी, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब रोज जाते थे बड़ी ठंड में भी नहाने के लिए। आज हमारे घर के अंदर, कमरा के अंदर गंगा है, उसके बाद भी गर्म पानी भी मिलेगा ना तो भी आदमी कपड़ा नहीं उतारता ठंडी में। 3-4 दिन का पुराना कपड़ा, कैसा सोचो कैसी लाइफ स्टाइल है सड़े घर के बड़े लोग। और एक बड़े घर के बड़े लोग सुबह 6:15 बजे, ठंडी लगे गर्मी लगे, रोड पे तो निकल ही जाते हैं ना साधु, जाना होगा ना अपने काम करने के लिए, उनको अपने दैनिक चर्या को करने के लिए। उनको ठंडी नहीं लगती क्या? लगती है। तो क्या करें, बैन लगाते हैं? बैन तो नहीं लगा सकते महाराज, नेचर के साथ जीना है तो साधु को देखना पड़ेगा। पूरक बनो, वन सिंह से, सिंह वन से बचा। जल के पूरक बनो, पृथ्वी के पूरक बनो, पूरक बनो तुम वायु के, वनस्पति के भी पूरक बनो। छोटी छोटी चीजों की आदतें डालो। आज जरूरी है घर के अंदर जितने शो करने वाले जो इतने सारे प्लांट लगाए ना, छोटी सी क्यारी में अपने घर के अंदर छोटे छोटे टमाटर उगाना सीखो, उससे वहीं पे नींबू लगाना सीखो, वहीं पे मिर्ची लगाना सीखो, वहीं पे धनिया पत्ती, वहीं पर शिमला मिर्ची न लगा पाओ तो वहीं पर पुदीना लगाना सीखो। छोटे से प्लांट से बहुत कुछ होता है। एक दूसरे के पूरक बनो, अपने आप के साथ छल मत करो, क्योंकि ये सारी चीजें जितना भी हिंसा है ये घूम करके तुम्हारी थाली तक आती ही है। तुम्हारी थाली तक अगर तुमने वनस्पति की रक्षा नहीं करी तो वही खराब वनस्पति घूम करके तुम्हारी थाली तक आएगी। यही पेस्टिसाइड वाली भिंडियां तुम खाओगे और पड़ के मरोगे। इन्हीं ऐसी जो पेस्टिसाइड वाली जेनेटिकल मॉडिफाइड जो जितनी भी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हैं, इसमें कितना पेस्टिसाइड डाला जाता है। आचार्य जी कह रहे हैं पूरक बनो, अंदर जाने वाला भोजन है इसको तो निश्चित करो कि ये साफ सुथरा होगा। और ये भी तय मान के चलिएगा, अभी तक हम ये सोचते हैं क्योंकि हमारे जो है ना टेस्ट ओरिएंटेड लाइफ है, हमारी जो है हेल्थ ओरिएंटेड लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। हमको करेला भी चाहिए ना तो बेहतरीन मीठा करके। आचार्य जी कहते हैं पूरक बनो, अपने शरीर के भी पूरक बनो। ये शरीर जो तुम्हारा है सिर्फ तुम्हारा नहीं है,
इस शरीर के अंदर खरबों कीड़े बिलबिला रहे हैं, खरबों पेट में पड़े हैं। जब कभी भी बच्चे थोड़ा सा उल्टा सीधा खा लेते हैं तो पेट से पटारे निकलती हैं ना, वाइट वाइट करके छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, किसी को गुच्छों के गुच्छे निकलते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा वो अंदर रह रहे हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं है। लेकिन जो शरीर के कीड़े होते हैं, ये शरीर के कीड़े भी आपका टेस्ट बदलते हैं। सिर्फ आपका दिमाग नहीं चलता, उन कीड़ों का भी दिमाग चलता है। वो कीड़े जब समूह में इकट्ठित हो जाते हैं, उसमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब बुरे कीड़ों की शक्तियां, बुरे बैक्टीरिया की शक्तियां आपके शरीर के अंदर बढ़ जाती है, तो वो आपके माइंड को चेंज करके कुछ और खाने की अपेक्षा करते हैं। और बुजुर्ग क्या कहते थे? बुजुर्ग कहते थे कि सबसे पहले सुबह सोकर के उठो तो शरीर के पूरक बनो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टेस्ट लेस होती हैं, लेकिन यूज करते हैं हम। गोंद खाते होंगे ना आप ठंडी में, उसको सामान से खा के देखिएगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो मलंगा खाते हैं, चिया सीड्स खाते हैं, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन खाते हैं, पेट के शरीर के लिए अच्छा होता है। ऐसे ही घर के अंदर सिखाया जाता था। घर के अंदर रहते थे, नीम और बबूल की दातौन मिलती थी। तो दातौन मिली, इतनी बड़ी दातौन थी। शुरुआत में इतनी बड़ी दातौन यूज करता था। तो एक दिन पिताजी ने देखा, तो पिताजी ने प्यार से समझाया, इतनी बड़ी दातौन यूज नहीं करते हैं, दातौन के गन्ना की गडेरे के जैसे छोटे छोटे पीस काट करके और एक डिब्बे में रख लेते हैं। अब देखिए क्या यूनिक लाइफ स्टाइल थी पुराने लोगों की, कि नीम की दातौन पतली पतली डंडियां तोड़ी, डंडी तोड़ करके उसके छोटे 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 1-1 इंच के पीस कर लिए। 1-1 इंच के पीस करके एक बार डब्बा में भर करके, जहां आप मुंह धोना पसंद करते हैं वहां पे उसको रख दिया। अब रखने के बाद एक पीस उठाया, उठा करके चबाया। चबाते वक्त अंदर की जितनी भी जड़ें थी, जितने भी अंदर के वो थे, वो सब ब्रसल्स के रूप में बदल गए। तो एक बेहतरीन रोज नया फ्रेश ब्रश बनता था। फिर उस छोटे से ब्रश में उंगली लगाई और पूरा दांत रगड़ दिया, तो पूरे के पूरे मसूड़े के बीच में जितने भी बैक्टीरिया रहते थे, नीम के कड़वेपन के, बबूल के कड़वेपन के कारण मुंह के पूरे बैक्टीरिया मर जाते थे। कुल्ला करते वक्त थोड़ा बहुत नीम का कड़वापन गले में, हलक में उतरता था, तो नीचे धीरे धीरे करके पहुंचता था। तो जितने भी बुरे बैक्टीरिया होते थे, सुबह की नीम के दातून करने मात्र से पेट का पूरा बैक्टीरिया ठीक हो जाता था। तो कॉन्स्टिपेशन की किसी को शिकायत नहीं होती थी। आज क्या करते हैं? आज शुरुआत करते हैं मीठे पेप्सोडेंट से या कोलगेट से, दुनिया भर की किसी भी चीज से, कोई भी ट्यूब वाला जो भी पेस्ट आप यूज करते हैं मुख साफ करने के लिए। एक जमाना था, उस जमाने में सिर्फ नीम की दातौन चलती थी। उस जमाने में साफ सुथरी बबूल की दातौन चलती थी। हो सकता है अगर गांव में आप लोग रहे होंगे तो आपने भी यूज किया होगा। सुबह सुबह घूमने जाते थे, घूमने जाते वक्त स्टेशन के बाहर नीम का पेड़ होता था, उसी से चढ़ करके एक डगाल तोड़ी, वहीं पे चबाया, वहीं पे थूका, बाहर के हैंडपंप से कुल्ला किया, घर के अंदर आकर के घूमते घामते खड़े हो गए। लेकिन आज आप किसी भी प्रकार का कोई भी कड़वा खाना पसंद नहीं करते। टेस्ट ओरिएंटेड लाइफ हो गई है। करेला भी खाने मिलेगा तो कैसा मिलेगा? बढ़िया गुड़ डाल दो, मसाला डाल दो, मिर्चा डाल दो, दुनिया भर की चीजें, फिर बढ़िया गरम ला करके उसको धर दो। एक्चुअल क्या कहते हैं? करेला क्या कह रहा है कि अगर लाइफ को बिल्कुल प्रॉपरली एक जैसा रखना है, करेले के बिल्कुल साफ सुथरे पीस बनाओ, 4-5 पीस तो खाने के अंदर डालो, तुम जैसे हम तो उसको वैसा प्रयोग करके देखते हैं। तो जब बिल्कुल कड़वा डालते हैं तो पेट के जितने भी खराब बैक्टीरिया थे, ये सारे के सारे बैक्टीरिया ठीक होने लगते। तो किसी भी व्यक्ति को वायु का विकार नहीं होता। वायु के विकार नहीं होते तो पीठ के दर्द से बच जाते। लेकिन वो चीज़ हमको पसंद नहीं थी। मांस सड़ने से बच जाता। तो कैंसर के 50% पेशेंट्स, अगर मान लीजिए दुनिया भर में जो लोग तंबाकू खाते हैं, उनको नियम से नीम का दातून चबाना चाहिए। जिन लोगों के अंदर बैड हैबिट्स है, शराब पीने की, स्मोकिंग करने की, उनको नियम से तंबाकू खाने वालों के साथ इनको मिलकर के नियम से नीम का दातून चबाना चाहिए। जिनके परिवार के अंदर किसी को बैड हैबिट है, मान लीजिए आपका हस्बैंड है, राशि का गुटखा खाता है और आप उसके साथ रहते हैं, तो सांसों से खुशबू यहाँ तक जो फैलती है ना, उसके लिए परिवार के लोगों को भी नीम के दातून के साथ अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना पड़ता है। पूरक बनो, अपने शरीर के भी, जल के भी, अग्नि के भी, वायु के भी, वनस्पति के भी पूरक बनो।
जो लाइट चालू करके छोड़ करके चले गए, नवाब साहब हैं घर के अंदर के, पता है तुम्हारे उस लाइट के चक्कर में खदानें खुद रही हैं, वहां से थर्मल पावर प्लांट चलते हैं। एनटीपीसी के पूरे जितने भी इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के होते हैं, या तो थर्मल पावर होता है या यूरेनियम पावर्स होते हैं, हाइड्रो पावर होता है। तो हाइड्रो न्यूक्लियर सिस्टम से जब गैस मतलब इलेक्ट्रिक बनती है या थर्मल पावर से इलेक्ट्रिक बनती है, हमने तो पंखा चलता हुआ छोड़ा और नीचे उतर गए, चलने दो, अपने को कछु फर्क नहीं पड़े। काय फर्क नहीं पड़े? तुम जैसे चोरों ने पूरी की पूरी धरती बर्बाद कर दी, मीटर में डायरेक्ट लगा दी। एक छोटा सा तार होता है, मीटर में पेचकस से खोल करके एक तार उसमें फंसाया, बगल में वो जो सॉकेट होता है ना उसमें ऊपर फंसा दिया, बस सीधे डायरेक्ट हो गई लाइन। अब मीटर चलना बंद। अब सेठ जी के घर के अंदर बड़ी चक्की चलेगी, वॉशिंग मशीन चलेगी, 4 एसी चलेंगे, उसके बाद पंखे चलेंगे, कूलर चलेंगे, साफ करने वाला पैड चलेगा। कहे अरे कुछ नहीं यार, अपनी तो सेटिंग है, तुम्हारी सेटिंग नहीं है, तुमने सेटिंग बिगाड़ दी है। तुम पहले तो अपने घर के अंदर मीटर लगाते साफ सुथरे तो बहुत अच्छी बात थी, सरकार समझदार थी, उसने बाहर लगाना शुरू किया। तुम और समझदार निकले, उसके ऊपर ऐसा फेंक करके मैग्नेट फेंक दिया। अब जैसे ही जितने भी पावर सिस्टम वाले जितने भी वो बने थे, उसमें मैग्नेट चिपका देते थे ऊपर से, जो गोल घूमने वाला एक मीटर होता था ना, उसमें मैग्नेट रख दिया, मीटर ही नहीं घूम रहा, रीडिंग नहीं बढ़ रही, करते रहो मजे। चोरों की दुनिया है आजकल। इलेक्ट्रिक वाले हैं, इलेक्ट्रिक वालों में क्या करते हैं बताइए? इलेक्ट्रिक वाले जितने भी मीटर होते हैं, आप आश्चर्य मानेंगे, कुछ ऐसे सिस्टम और एप्लीकेशंस भी आते हैं कि आपके मोबाइल से ऑपरेट हो जाते हैं। और लोग हैकर्स जो होते हैं वो मोबाइल से ऑपरेट करके अपना इलेक्ट्रिक का सिस्टम बंद कर लेते हैं। लेकिन बंद करने के बाद भी आप सोचिएगा, कंजम्पशन जो आपने किया है, उस कंजम्पशन के लिए कहीं ना कहीं कोई खदान खोदी है कोयले की, उस कोयले की खदान से थर्मल पावर सिस्टम से कहीं इलेक्ट्रिक बनी है, फिर वो आपके घर के अंदर आकर के खड़ी हो रही है। इंडोनेशिया से आज पूरी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला आ रहा है। हमारे भारत का कोयला तो करीब करीब खत्म होने को आया। सिंगरौली और इस तरफ की जो माइंसें हैं, ये मतलब 10,000 करोड़ में जा रही हैं और लोग खरीद रहे हैं और जानते हैं 10,000 करोड़ की खरीदेंगे और लाख करोड़ वहाँ से पैदा करेंगे। लेकिन जब कोयला खरीदा जाता है, खोदा जाता है, उस वक्त भी जो हिंसा होती है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से आप भागीदार नहीं है क्या? पूरक बनो ना, धरती के, अग्नि के, वायु के, वनस्पति के पूरक बनो। कमरों के अंदर एसी लगा करके ऐसा फ्रेश कमरा आपने बनाया है कि उसमें इस कमरे में ना कभी सूर्य का प्रकाश आता है ना स्वच्छ वायु आती है। ऐसे लोगों की आयु 20 साल अपने आप कम हो जाती है। कितना भी लग्जीरियस कमरा बनाइएगा, लग्जीरियस कमरे की खासियत होनी चाहिए कि दिन में 2 घंटे हमारे कमरे के अंदर धूप आए, 2 घंटे तक क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे, जिसके कारण हमारे घर के अंदर के एयर फ्रेशनर बने रहे। एसी में रहने वाले लोग इस तरीके से रह नहीं पाते, अपनी जिंदगी की आयु बहुत जल्दी खत्म करके चले जाते हैं। जान है तो जहान है ना, सिर्फ जान तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ पंच स्थावरों की जान भी तो जान है ना। लेकिन तुम जिंदा रहने के लिए कितना नोचते हो, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, वनस्पति को कितना नोचते हो तुम। तुमको दया नहीं आती? क्यों नहीं आती? संवेदनशील जीवन है। महाराज जी किसी ने बताया नहीं था, बता तो रहा हूं। इसलिए गुरु जी कहते थे हमेशा, नम्र, पूरी दुनिया में पूर्व बोध की कीमत है। समय से पहले किसी को बता दो तो सुधर जाएगा। मकान की रिपेयरिंग कराना बाद में, पेंट कराना बाद में, सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्लांट डालिए। ऊपर का पानी नीचे जब भी गिरेगा तो इस गड्ढे से होकर के धरती के वाटर लेवल को बढ़ाएगा। स्वच्छ इंदौर के साथ साथ अगर स्वस्थ इंदौर हो जाता, इंदौर स्वच्छ तो है लेकिन स्वस्थ नहीं है, एक नया नारा निकालिएगा, स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर। स्वस्थ इंदौर में हवा स्वस्थ है, स्वस्थ इंदौर में पानी स्वस्थ है, स्वस्थ इंदौर में अग्नि स्वस्थ है, स्वस्थ इंदौर में सब्जियां भी स्वस्थ हैं। अपनी जिंदगी के बड़े बड़े जीवन जीने वाले, क्या वैभव देखता हूं मैं, लोगों के मकान देखता हूं। हम तो गांव देहात के लोग, अपन ने इतना बड़ो शहर कबू देखो नहीं, पहली बार शहर देख रहे। हम तो बड़े खुश हुए, हमको लगा जैसे स्वर्ग में आ गए। देखा कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे इंदौर शहर के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी। बिल्डिंगें देखने के बाद समझ में आया
कि स्वस्थता के नाम पर कुछ भी नहीं है। हाइब्रिड की पूरी खेतियों का खाना खाने वाले लोग कितनी जल्दी मरते होंगे। आँख का कैंसर होता, रेटिना होगा। कभी अचानक देखते हो रात में सो करके सुबह सो के उठे, यहाँ पर 2-3 दाग दिखने लगे। बायोप्सी कराई तो पता चला कि कैंसर निकल गया। बायोप्सी कराने पर कुछ नहीं हुआ तो कभी किसी बुजुर्ग के सिर पर देखिएगा ऐसे काले 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 चित्थे होने लगे तुम्हारे पापा को या दादा को। ये काले काले चित्थे नहीं है, इन्हीं काले चित्थों के पीछे कैंसर छिपा हुआ है। ये आगे जाकर के कैंसर में कन्वर्ट होने वाले हैं। हाँ, अपने चेहरे का शेप बदलता है, रंग बदलता है। आचार्य कहते हैं पूरक बनो। पेट में जो कीड़े हैं ना, जो बिलबिला रहे हैं, बहुत भाग्य की बात है, बिलबिला तो रहे हैं लेकिन तुमको परेशान नहीं कर रहे, हमको भी नहीं कर रहे। गोभी खाते हैं, गोभी खाते वक्त गोभी में एक कीड़ा होता है जो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मरता नहीं है। वो चढ़ जाता है तो सीधे मस्तिष्क में। वैज्ञानिकों से पूछिएगा, गूगल में सर्च करिएगा। जो पत्ता गोभी हरी वाली खाते हो ना, बहुत प्यार के साथ बढ़िया स्लाइस बनाई, उसकी सलाद बनाई, बहुत अच्छे से ठंडे पानी में डाली, फिर उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल डाला, फिर कच्ची चबाई। स्वर्ग में है महाराज, स्वर्ग में नहीं है, नरक जाने की तैयारी है। जिस दिन निपटेंगे ना जैन साहब, समझ में ना आएगा क्या हुआ। बोले वो पत्ता गोभी खाते थे महाराज जी, और उसका जो एक कीड़ा था वो यहां से होते हुए आंख में चढ़ गया। अब आंख के अंदर के रेटिना को धीरे 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 करके उसने खाना शुरू किया। अब वो अंदर का कीड़ा मर नहीं रहा है तो एक पैर भी रखता है तो यहां पे सिर तड़कता है। खाइए पत्ता गोभी, भोगिए दर्द। वो जो फूल गोभी होती है वो जैन समाज में नहीं खाई जाती है। क्यों नहीं खाई जाती है? उसमें इतने डॉट्स होते हैं, इतने बैक्टीरिया होते हैं। अरे फिर बोलेगा एक ज्ञानी, बोलेगा कोई हमारी सुन करके, महाराज काय में बैक्टीरिया नहीं हुए, तुम कौन कौन सी बात आए बता रहे। बात तो बिल्कुल सही है, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बैक्टीरिया नहीं होता है। लेकिन जम सक्कई तम की रही, तो जम न सक्कई तहेब सद्दहणम। जो कर सकते हैं वो तो करें, जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए श्रद्धांजलि करते हैं। भैया अब प्रकृति के हाथ में है, लेकिन आज चुनौतीपूर्ण जीवन है। हम अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं लेकिन बच्चों में चेतना पैदा नहीं कर रहे हैं। आज एक चुनौती है। बायोलॉजिकल आप अपने बच्चे के माता पिता हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल आप अपने बच्चे के माता पिता हैं कि नहीं। बायोलॉजिकल रूप से दो लोग मिलकर के कह सकते हैं कि ये बच्चा हमारे डीएनए से बना है, लेकिन साइकोलॉजिकल, उसकी साइकोलॉजी जो है वो आपके और आपके हस्बैंड वाइफ की दोनों की मिलकर के मैच होती है कि नहीं। तुम मंदिर जाते हो, तुम्हारा बच्चा मंदिर नहीं जाता, इसका मतलब है तुम अपने बच्चे के साइकोलॉजिकल माता पिता नहीं हो। तुम्हारे खाने के तरीके और बच्चे के खाने के तरीके अलग हैं, इसका मतलब है कि आपका बच्चा सिर्फ आपका बायोलॉजिकल संतान है। उसकी चेतना को भी तो पैदा करना पड़ेगा ना, हमको नहीं करना पड़ेगा। कुत्ते पालने से चेतना कैसे पैदा होगी? गाय पालने से होगी। नरेंद्र भाई मोदी की गाय मत पालिएगा, बहुत महंगी है, 15 लाख रुपए की आती है, वो बचिया टाइप की दिखती है, घर के अंदर आराम से रहती है ना, बड़ी महंगी है। एक गिर गाय पालिएगा, बड़ी वाली, बड़ी अच्छी, 50-60 हजार रुपए की आती है और 1.5 साल के अंदर अपनी पूरी कीमत का दूध दे करके अपने आप को फ्री कर लेती है। उसके बाद आपको जिंदगी भर जो दूध मिलता है अगले 20 साल तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सिर्फ उसको भूसा खिलाना पड़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो हम अपने बच्चों की चेतना को कैसे जिंदा करेंगे? हाँ, है कुछ लोगों के घरों में गाय भी है और गाय पालते हैं तो समृद्धता भी दिखाई देती है। जब जाकर के उनके यहाँ का छेना खाते हैं तो लगता है कि वास्तव में खा रहे हैं। लोगों के यहाँ तो भैंस के दूध का छेना आता है बिल्कुल अलग, लेकिन गिर गाय का छेना का दूध कभी आपने खा के देखा है क्या? नहीं देखा, कभी देखिएगा। पता भी है, कुछ नहीं पता, बोंदुओं कुछ पता है? क्या पता है बताओ? रसगुल्ला छेना का काय से बनाते हैं? भैंस के दूध के नहीं बनता है। भैंस के दूध में इतना प्रोटीन होता है कि उससे कभी भी छेना का रसगुल्ला नहीं बनता। जितने भी सॉफ्ट और स्पंजी छेने के रसगुल्ले बनते हैं वे सब के सब शुद्ध देसी गाय के दूध के बनाए जाते हैं। लेकिन मार्केट में जितने भी अवेलेबल होते हैं ये गाय के दूध के नहीं होते हैं। पैक्ड आइटम भी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूध निकालने के उनके पास 1000 तरीके हैं। वो
आर्टिफिशियल दूध भी बना लेते हैं, वो पौधे से भी निकाल लेते हैं, वो किसी पत्ती को पीस करके भी निकाल लेते हैं, वीट्स को पीस करके दूध निकाल लेते हैं, सोयाबीन का निकाल लेते हैं। तो बाजार के जो रसगुल्ला खाने की जो एक बहुत अच्छी आदत पड़ी है ना, इसको भी बदलना पड़ेगा हमको। जान है तो जहान है, और जहान सिर्फ अपनी नहीं है, पूरक बनो, जिससे जुड़े हो, जिसका सहयोग लेते हो, उसको सहयोग देना हमारी और आपकी सबकी पहली आवश्यकता है। किससे किससे जुड़े हो एक बार सोचना। मंदिर से जुड़े हो कि नहीं? जुड़े हो ना, कि मंदिर तुम्हारी किस्मत से मिल गया, जुड़े हो ना, उसका सहयोग लेते हो कि नहीं लेते? आत्मा के परिणामों को शांत करने के लिए उदास मन होता है तो मंदिर याद आता है, जब घर के अंदर कोई बीमार होता है तो मंदिर याद आता है, जब बच्चे की डिलीवरी नहीं होती है तो मंदिर याद आता है, जब पत्नी का रोग ठीक नहीं होता है तो भगवान और मंदिर याद आते हैं। इसके बाद जब संतानों को पास होना होता है तो मंदिर याद आता है। आता है कि नहीं? आता है। बब्बा मर रहे होते हैं और वसीयत नहीं बताते हैं तो भी मंदिर आता था। भगवान जब बब्बा को कछु तो दो, जो सद्बोध दे जाए, हमें बता ही नहीं रहे सोना कहाँ धरो है। धरो तो है, कहाँ धरो है, कौन से डालडा की कुपिया में रखो है, पता नहीं चल रहा। मंदिर याद आता है कि नहीं? तो फिर एक चीज सीखो, पूरक बनो। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन केंद्रों में जाकर के आपने अपने जीवन को संवारा है, उसको भी संवारना आपकी जवाबदारी है। मंदिर के भी पूरक बनो, वहां से दया उपजती है, आश्रव संबर की व्यवस्थाएं बनती हैं, पाप पुण्य में बदलता है। वहां पर जाने के बाद भक्ति अंदर उमड़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है। उस संवेदनशीलता के भी पूरक बनो। तुम मंदिर के पूरक बनो, मंदिर तुम्हारा पूरक बनेगा। जैसे बाप दादाओं के बनाए हुए मंदिर में हम जाते हैं, ऐसे हमको भी नया बनाना पड़ेगा हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। उसके लिए भी पूरक बनो। अपनी भूमिकाएं हर स्थान पर तय करो, जिससे जुड़े हो उसके पूरक बनो। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी।